हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है इरेक्टाइल डायफंक्शन। ईडी के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो इरेक्टाइल डायफंक्शन जो है उसमें डेफिनेशन के अंदर हमारा आ जाता है, डेफिनेशन में आ जाता है कि ईडी आल्सो नाउ एज इम्पोर्टेंस। तो ईडी जो होती है, इरेक्टाइल डायफंक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता को बोला जाता है। तो इसको स्पष्ट शब्दों में नपुंसकता बोला जाता है। इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल डायफंक्शन characterized बाय द inability to develop or maintain and the erections of the penis during sex। तो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके का हमारा सेक्सुअल डायफंक्शन होता है जिसमें एक सेक्सुअल से विकार होता है। ठीक है। तो इसमें एक तरीके का विकार होता है कि फंक्शन नहीं होता है। किस तरीके से इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें एबिलिटी नहीं रहती है पेनिस के अंदर, जब सेक्स के दौरान पेनिस के अंदर जो है इरेक्शंस होने की, यानी कि स्पष्ट रूप से या फिर इसमें जो इरेक्ट होने की बिल्कुल सीधा, और जो रिजिड उसकी एनर्जी होती है वो होने की क्षमता जो है वो डेवलप नहीं रख पाता है, मेंटेन नहीं रख पाता है। ठीक है। तो इनएबिलिटी हो जाती है। तो ये कंडीशन इसमें देख सकते हैं कि ये पेनिस का एरिया है, और इसमें जो इरेक्टल है ये इसमें किस वजह से है, ये हमारा जो कोर्पस कैर्विनोजम होता है इसके अंदर पूर्ण रूप से जो है ब्लड भर जाता है। तो इसके कारण ये क्या करता है, इसके कारण ये इरेक्टल्स जो चीजें होती है वो इसके अंदर रहती है, यानी कि इसका सख्त हो जाना या फिर इरेक्शंस जो होता है वो इसका रहता है। इरेक्ट पेनिस है ये हमारा। तो ये जो हमारा एरिया होता है कोर्पस कैर्विनोजम, इसमें पूर्ण रूप से ब्लड भर जाता है। और ये है हमारा पैलेसिड पेनिस। पैलेसिड पेनिस के अंदर हमारा क्या हो जाता है, इसमें जो हमारा कॉर्पस कैर्विनोजम होता है इसके अंदर जो है वो ब्लड नहीं भरता है। तो इसके अंदर ब्लड नहीं भरता है तो इसकी जो इरेक्टाइल पोजीशन जो होती है, इरेक्टल पोजीशन जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसमें सिर्फ यही नपुंसकता का मतलब यही होता है कि एक जो कंडीशन है उसमें इरेक्ट हो जाता है, और ये जो कंडीशन होती है इसमें इरेक्ट नहीं होता है पेनिस। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक इरेक्टल डायफंक्शन, यानी कि जो इरेक्टल है, जो पेनिस का जो वर्क है वो जो है काम करना बंद कर देता है, यानी कि सेक्सुअल डायफंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स। तो इसमें कारण का क्या बताया है इन्होंने कि देर आर टू टाइप ऑफ कॉज। तो दो तरीके के कारण इसमें होते हैं, एक होता है फिजिकल कारण, ठीक है, और एक होता है मेंटली कारण, साइकोलॉजिकल कॉज। तो फिजिकल कारण में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, एक या तो पेशेंट को हार्ट डिजीज हो सकती है, हृदय से संबंधित बीमारी HPN, यानी कि हमारे जो हाइपरटेंशन से संबंधित अगर बीमारी है, अगर मोटापा ज्यादा है पेशेंट के अंदर, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर तो मतलब कि कई तरीके की बीमारियों का शिकार अगर पेशेंट है, और भाई अगर पायरोनाइन में जो डिजीज होती है डेवलप हो गई है, यानी कि पेशेंट का जो पेनिस का जो एरिया है उसके अंदर टिश्यू स्कार हो जाना। ठीक है। तो स्कार स्कार इन्फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि दाग वगैरह हो जाना या फिर किसी तरीके के घाव वगैरह हो जाना, अगर इस तरीके की दिक्कत है तो ये हमारा पायरोनिन बोली जाती है बीमारी। और अगर पेशेंट जब बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी रहा है, और जो ड्रग्स जैसे जो सब्सटेंसेज हैं, जो हमारे नशीले जो पदार्थ हैं उनका सेवन अगर पेशेंट कर रहा है तो ठीक है, और हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से भी ये समस्या जो है ज्यादा आती है। डायबिटीज, अगर शुगर उसका बहुत ज्यादा है तो ठीक है। और पार्किंसन से डिजीज है, तो पार्किंसन डिजीज जो हमारी वो होती है जिसके अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन जो होता है वो रिलीज होना कम हो जाता है। ठीक है। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामाइन को रिलीज करना कम कर देते हैं, तो भी हमारी ये समस्या हो जाती है। स्पाइन कोड इंजरी या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट लगी है तो ये हमारे फिजिकल कोज रहते हैं। ये हमारे हो जाते हैं साइकोलॉजिकल कोज। तो जो मानसिक रूप से अगर डिप्रेशन में रहता है पेशेंट, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रहती है, यानी कि मानसिक तौर पर अगर उसे समस्याएं रहती हैं, चिंताएं हैं, बेचैनी है, एंजाइटी अगर उसके अंदर रहती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर कम्युनिकेशन से और अदर कंसर्न, अगर उसके रिलेशनशिप में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, यानी कि पति पत्नी का है, किसी के साथ पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, चिंताएं बहुत ज्यादा रहती है, कम्युनिकेशन बातचीत या अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकल समस्याएं होती है, इनकी वजह से भी ये जो कंडीशन होती है हमारी ये बनती है और बिगड़ती है। ठीक है। तो इसमें जो डाई फंक्शन जो करता है तो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जो इरेक्टाइल डाई फंक्शन की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे कि रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब हो जाता है खतरा पैदा करने वाली जो चीजें होती हैं वो। तो अब इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है मेडिकल कंडीशन। ठीक है। तो मेडिकल कंडीशन के अंदर हमारी आ जाती है अगर हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या है, दिल की अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज यानी कि शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमारे खतरे के जो चीजें होती है उनमें आ जाता है। तंबाकू का यूज अगर किया जा रहा है तो ठीक है, अगर कोई इंसान तंबाकू ज्यादा खा रहा है तो भी हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा बढ़ती है। और कैंसर का ट्रीटमेंट अगर उसका चल रहा है तो कैंसर की अगर वो दवाइयाँ खा रहा है, ट्रीटमेंट अगर उसका चल रहा है पूर्ण रूप से, तो भी ये समस्या आ जाती है। और मेडिकेशन के अंदर जो चीजें आ जाती है, यानी कि
एंटी डिप्रेंस जो हमारी जो दवाइयाँ खाई जाती है यानी कि डिप्रेशन को कम करने वाली, एंटी हिस्टामिन खाई जाती है एलर्जी को कम करने वाली, और एंटी हाइपरटेंसिव खाई जाती है हमारे बीपी को कंट्रोल करने वाली। तो अगर इस तरीके की दवाइयाँ खा रहा है डिप्रेशन को कम करने वाली, एलर्जी को किसी भी तरीके की एलर्जी को कम करने वाली, या फिर बीपी की अगर कोई दवाइयाँ खा रहा है पेशेंट, तो भी उसको एक खतरा रहता है। प्रोलॉन्ग्ड बी साइक्लिंग, तो प्रोलॉन्ग बाईसाइकिल का मतलब ये हो जाता है कि अगर पेशेंट बहुत ही लंबे समय तक साइकिल का उपयोग कर रहा है, साइकिल चला रहा है बहुत लंबे समय तक, और मतलब लंबे समय से चलाता रहा और ज्यादा ज्यादा टाइम चलाता है, तो इसमें विच कंप्रेशन नर्व इन द इफेक्ट ब्लड फ्लो टू द पेनिस में लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी नर्व होती हैं तो उन पे कंप्रेशन यानी कि उन पे दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा कम होता है, ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है, और इससे क्या हो जाता है, पेनिस की जो समस्या होती है वो लीड होती है, वो उत्पन्न होती है, और ये हमारी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी समस्या हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है, और जैसे ही आप साइकिलिंग छोड़ दोगे तो उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, तो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। ठीक है, और ओवरवेट, अगर वेट जो है बहुत ज्यादा है पेशेंट का, ड्रग्स वगैरह यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, किसी भी तरीके के ड्रग्स लेता है, या फिर शराब का यूज ज्यादा कर रहा है, तो ये जो होते हैं ये हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं सारी की सारी चीजें, तो ये हमारे नुकसान पैदा करते हैं इस कंडीशन के अंदर, या फिर इस कंडीशन को ही उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर नर्स ने जो देखना है वो देखना है लैक ऑफ द इरेक्शन हार्ड इनफ और पेनिस्ट्रेशन। तो पेनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाता है कि इस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस को का जो प्रवेश होता है उसमें जो इरेक्शंस होता है यानी कि पेनिस के जो कठोर होने की जो समस्या है उस वो ज्यादा उत्पन्न होती है, जो कठोर होने की जो चीजें होती है उसमें कमी होती है या नहीं होती है, वो ज्यादातर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यानी कि जो मतलब कि इंटरकोर्स के टाइम अगर पेनिस हार्ड नहीं हो पाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो वो चीजें देखेगी यानी कि पेशेंट से बात करेगी इस चीज के बारे में कि भी आपको इस तरीके की समस्या आ रही है नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम की पेन इरेक्शन से, तो इसमें हम इरेक्शन जो है वो बनाए रखने में समस्या आती है, जिसकी जो टाइम होती है इरेक्शन की पेनिस के कठोर रहने की, वो समस्या आ रही है कि भी वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इरेक्शन में जो है कमी आ रही है यानी कि प्रॉब्लम ही आ रही है, इरेक्शन ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है, तो इसमें रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर जो है वो अपने आप ही जो इच्छाएं होती है सेक्स की वो कम होती जा रही है। ठीक है, यौन इच्छाएं कम होना, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारी चीजें देखी जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी आगे हम इसमें देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जो हमारे पॉइंट आ जाते हैं, तो सबसे पहले डायग्नोज में हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी, और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मानसिक रूप से प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल, तो ये दो ही प्रॉब्लम ज्यादातर मैटर रखती है इसके अंदर, तो ये दोनों ही के बारे में हमारे डायग्नोस्टिक जो चीजें हैं इवेल्युएशन किया जाएगा। ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें पता किया जाएगा टेस्टोस्टेरोन लेवल का। ठीक है, यूरिन टेस्ट इसमें किया जाएगा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है यूरेथ्रा या किसी और जगह पर। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे इवेल्युएशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट में क्या आता है, तो भाई जो हमारी जो मैनेजमेंट है इसमें आ जाता है हमारा ओरल, जो हमारा पीडीई जी यानी कि इनहेबिटर्स होते हैं ये हमारे जो कि दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे जो ओरल फोस्फेडाइज जो हमारे 5 इनहेबिटर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, इसको जो इरेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कम करने के यानी कि इरेक्टल जो हमारा डाई फंक्शन होता है उसको कम करने के लिए हमारी ये चीजें दी जाती है, जिसमें सेलिडेनाफिल और हमारी टेडाफिल से जो हमारी टैबलेट्स हैं वो इसके अंदर यूज होती हैं, तो ये मेडिसिन हमारी दी जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इंट्रा कैवर्नोस इंजेक्शन, तो भाई ये हमारा इंट्रा कैवर्नोसल जो इंजेक्शन है यानी कि हमारा जो कॉर्पस वाला जो जगह देखी थी उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है, और इंजेक्शन का नाम होता है जो हमारा प्रोस्टेग्लैंडिन, ये हमारा इंजेक्शन का नाम होता है, और ये सीधा का सीधा पेनिस के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है उसके इरेक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो हमारा जो डाई फंक्शन होता है उसको कम करने के लिए यानी कि फंक्शनिंग तौर पर उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है इंट्रा कैवर्नोसल। ठीक है, तो ये इंजेक्शन है हमारा, और सीधा का सीधा हमारा कॉर्पस एरिया के अंदर दिया जाता है, और ये हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी माना जाता है। जिसको मेडिसिन का असर होना बंद हो जाता है ना, मेडिसिन तो असर नहीं करती है, तब ये ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है अपनाई जाती है। तो ये बताया जाता है कि 40 से लेकर के 70% तक ये बहुत अच्छा वर्क करता है इंजेक्शन। ठीक है, यूज वैक्यूम डिवाइस, तो वैक्यूम डिवाइस जो है वो यूज की जाती है। वैक्यूम डिवाइस यानी कि किसी भी चीज को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, ये हमारी जो वैक्यूम डिवाइस है वो हमारी यूज की जाती है इसके अंदर। और जो साइकोथेरेपी होती है वो दिलवाई जाती है। साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, साइकोथेरेपी के बगैर जो है चीजें काम नहीं करती हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से अगर रिलैक्स नहीं है पर्सन तो फिर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो साइकोथेरेपी इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन इरेक्शंस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भाई अब हम इसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें दी गई है, नर्स ने किन किन चीजों के अंदर इंटरवेंशन करना है और पेशेंट को क्या क्या टीच करना है।
तो अभी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीजें आ जाती है, इसमें बताया गया है कि भी नर्स को जो है मेडिकल, सर्जिकल और सेक्सुअल हिस्ट्री जो है वो प्राप्त करनी है, पेशेंट की ऑब्टेन करनी है। मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल और सेक्सुअल हिस्ट्री तो वो प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा पेशेंट को पहले से ही किस चीज की समस्या है, किसकी नहीं है। नेक्स्ट क्या करना, पेशेंट का एसेस करना है, सारी की सारी करंट नॉलेज उसकी कितनी है, वो समझता कितना, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसके बारे में, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कितनी है, उम्मीदें कितनी है, तो वो भी सारी चीजें आपने एसेस करनी है। और आपने जो है एक्सप्लोर करना है फिजिकल कारण की भी, शारीरिक जो रीजन है, पोज है, वो क्या है। तो इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या साइड इफेक्ट है ड्रग्स के कारण, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपने इसके अंदर देखनी है। नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है पेशेंट को प्राइवेसी वगैरह, और जज नहीं करना पेशेंट को, नॉन जजमेंटल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द पेशेंट ऑफ अदर एंड डेवलप ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। तो आपने पेशेंट के साथ इतने विश्वसनीय रिश्ते बनाने हैं और उसको जज नहीं करना है बिल्कुल, कि पेशेंट अपनी जो गोपनीयता होती है वो आपके साथ शेयर करे। नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है सिग्निफिकेंट जो नॉलेज होती है, करेक्ट नॉलेज देनी है, और उससे जो गलत नॉलेज है उसके बारे में उसको समझाना है, और उसे जो है राइट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। जो हमारी जो इरेक्टल जो डायफंक्शन होता है उसके बारे में उसको करेक्ट नॉलेज देनी है। नेक्स्ट आपने पेशेंट को टीच करना है जो कि इम्पोर्टेंस रेस्ट फ्रॉम द बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आरामदायक स्थिति जो होती है उसके बारे में समझाना है। इंकरेज करना है पेशेंट को कि भाई वो नॉन नार्कोटिक जो हमारे पेन मेडिकेशन होते हैं बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, तो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले नशीले पदार्थों का नहीं, जो पेन किलर जो दवाइयां होती है उनका सेवन करे। और जो इनहेबिटर होते हैं हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी नार्कोटिक यूज में कोई डायफंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके अंदर हो सकता है जो नार्कोटिक जो चीजें होती हैं वो एक वो डायफंक्शन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करवाना है 5 पीडीई जो हमारे इनहेबिटर्स हैं, जो मैंने बताया पीछे, तो ये 5 पीडीई जो होते हैं ये ट्रीटमेंट में शामिल करना है। और जो इरेक्टल जो हमारा डायफंक्शन है उसके अंदर तो इंक्रीज करना है सेक्सुअल स्टिमुलेटिंग, और प्रमोट होता है इससे ब्लड फ्लो, तो इससे ब्लड फ्लो जो प्रमोट हो जाएगा तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा इन दवाइयों के सेवन से। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आपने इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देने हैं जो कॉन्ट्राडिकेट जो हमारी चीजें होती है, यानी कि जो नाइट्रेट और पीडीई इनहेबिटर्स होते हैं वो एक साथ नहीं लेने हैं। तो पेशेंट को बताना है कि नाइट्रेट और पीडीई जो हमारे 5 जो हमारे इनहेबिटर्स होते हैं फोस्फेट्स वाली जो हमारी दवाइयां होती है वो एक साथ नहीं लेनी है, बिकॉज कॉम्बिनेशन कैन कॉज ए सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा जो है कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, नाइट्रेट और पीडीई का, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा कारण बन सकता है अचानक से ब्लड प्रेशर के कम होने का। तो रिजल्ट क्या होगा, अचानक से मृत्यु हो सकती है पेशेंट की, और कार्डियोवास्कुलर यानी कि हृदय संबंधी जो हमारी विफलता या हार्ट फेल होने वाली जो समस्या होती है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया आपने इंस्ट्रक्शन देने हैं पेशेंट को 5 पीडी यानी कि 5 फोस्फेट इनहेबिटर्स लेने की, यानी कि 30 मिनट से लेकर के 4 घंटे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी से 30 मिनट से 4 घंटे पहले आपने ये दवाई लेनी है। नॉट टू टेक मोर देन वंस डेली, और दिन में एक बार से ज्यादा ये टैबलेट्स यानी कि ये जो दवाई है आपने नहीं लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो 5 पीडी जो आपने लेनी है, जो टैबलेट जो होती है, नॉट इंडिकेटेड फॉर यूज इन वुमेन। तो ये जो दवाइयां होती है हमारी जो 5 हैबिटर्स होते हैं, ये हमारे औरत को जो यानी कि जो फीमेल्स होती है उसको ये उससे यूज नहीं की जाती, उसको ये नहीं खानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट नोटिफाई इज हेल्थ कैन प्रोफेशनल ऑफ द इरेक्शन लास्ट लॉन्गर देन 4 से 6 आवर। तो आपने बताना है कि जब आप इस तरीके की दवाइयां जब ले रही हैं तो प्रोफेशनल को बताना है, और आपने नोट करना है कि जो इरेक्शन है, यानी कि जो इरेक्शन है पेनिस का, वो 4 से 6 घंटे से अगर ज्यादा होता है तो आपने प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर से इस बारे में बात करना है और नोटिफाई करना है इस चीज को, और पेशेंट को बनता है कि भाई वो डॉक्टर से इस चीज के लिए सलाह ले, क्योंकि ये अपने आप में एक अबनॉर्मेलिटी है इरेक्शन का इतने ज्यादा लंबे टाइम तक चलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द दिस मेडिकेशन डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई। तो आपको पेशेंट को ये भी बात बतानी है कि भाई जिस तरीके की जो ये मेडिकेशन आपको दी जा रही है, 5 हैबिटर्स वगैरह जो आपको दिए जा रहे हैं, ये आपकी एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें काम नहीं करेगी, ठीक है। उस इन्फेक्शन में ये दवाई कोई काम नहीं करती है, उसका ध्यान आपको खुद रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें होता है कि या फिर उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस इन्फेक्शन की तो उसके लिए दूसरी दवाइयां होती हैं, ये इन्फेक्शन के अंदर काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट आपने टीच करना है रिगार्डिंग द एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ द टेस्टोन। तो टेस्टोन और जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन होता है उसकी जो रिप्लेसमेंट होती है उसके बारे में भी बताना है कि इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। तो ये चीजें भी आपने सिखाओगे कि बीच में बॉडी चेंजेस भी हो जाते हैं। तो टीच करना है एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफ द, इसमें एस्प्रोडिल से या फिर यूरिथिल जो हमारा स्पोर्टिस जो हमारी होती है
4 सिटीज जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जो इसके अंदर यूज की जाती है, तो ये भी आपने सिखानी कि दवाइयाँ किस तरीके से यूज की जाती हैं। वैक्यूम डिवाइस जो है वो किस तरीके से यूज होती है, ये भी आपने पेशेंट को सिखाना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रेफरल द पेशेंट ऑफ अप्रोप्रिएट रिसोर्सिंग सच ऑफ द प्राइमरी केयर प्रोवाइड यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, सेक्सुअल काउंसलर एंड द फैमिली काउंसलर। तो आपने रेफर करना है पेशेंट को, अगर जरूरत है तो उसके जो रिसोर्सेज है, यानी कि जो प्राइमरी जो केयर दी जाती है, जो सबसे पहले जो केयर दी जाती है, तो उसमें केयर प्रोवाइड करने के लिए यूरोलॉजिस्ट यानी कि यूरिन संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं यूरोलॉजिस्ट, या फिर सेक्स के बारे में काउंसलिंग करने होते हैं, या फैमिली काउंसलर होते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं कि भाई अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है शारीरिक या मानसिक तौर पर, तो आप काउंसलर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको बताएगा, किस तरीके से क्या करना है, सारी एडवाइस वो आपको देगा, रूटीन डाइट या एक्सरसाइज या सब चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग जो है वो डायग्नोज के अंदर क्या देखेगी, सेक्सुअल डायफंक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये सबसे पहले हमारे जो नर्व से संबंधित या हमारी मानसिक समस्या से संबंधित जितने भी फैक्टर होते हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन के कम हो जाने से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और सेक्सुअल डायफंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं वो सबसे पहले देखेगी नर्स। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी समस्याओं को सबसे पहले देखेगी, डायग्नोज करेगी और तब हमारे ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट इसमें देखेगी लो सेल्फ स्टीम, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू सेक्सुअल डायफंक्शन। तो ये सेक्सुअल डायफंक्शन से रिलेटेड हमारी बॉडी की इमेज का चेंज हो जाना, या फिर हमारे आत्मविश्वास का कम हो जाना, अपने सेल्फ स्टीम का कम हो जाना, ये भी चेक करेगी नर्स कि पेशेंट के साथ इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, तो बीमारी की जो हमारी कंडीशन है उसमें किसी प्रकार की बेचैनी है तो नहीं है, या इस तरीके की चीजें बेचैनी है, या फिर किसी प्रकार का डर वगैरह है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देगी नर्स, कि डायग्नोज करेगी कि वो बीमारी को लेकर के ज्यादा चिंतित तो नहीं है, कहीं स्ट्रेस लेवल तो ज्यादा नहीं बढ़ा लिया, जिससे मानसिक तौर पर अगर चीजें खराब होंगी तो फिर वो उसी बीमारी को ठीक नहीं होने देंगे, उसको ही वो बहुत ज्यादा लंबा चलाएंगे। तो भाई ये जो होती है हमारी नर्सिंग डायग्नोज के अंदर, और नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर जितने भी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारी डिजीज है ये हमारी होती है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर, जो कि हमारी लास्ट वीडियोस है। तो ये हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।